दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा वो कोई साधारण घर नहीं था। वो वही घर था जहां कभी डॉक्टर उमर नबी भट्ट रहा करता था। हाँ, वही व्यक्ति जिसके ऊपर रेड फोर्ट कार बॉम्बिंग करने का आरोप साबित हो चुका है। वही आतंकी जिसकी हरकत ने देश को हिला दिया था, दिल्ली को दहलाया था और जिसने अपने प्लान और अपनी साजिश से ये साबित कर दिया था कि आतंक का कोई चेहरा, कोई धर्म, कोई इंसानियत नहीं होती। उसका जो पुश्तैनी घर का जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के बाटागुंड गांव में अब सिर्फ मलबे के ढेर के रूप में बाकी रह गया है। और इस दृश्य को देखकर ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि जम्मू कश्मीर पुलिस अब पूरी तरह बीस्ट मोड में आ चुकी है। कारण भी बहुत बड़ा है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सुरक्षा एजेंसियों को स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया हुआ है कि ढील बिल्कुल नहीं, रियायत बिल्कुल नहीं और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। अमित शाह जी ने एक सख्त चेतावनी दी है, जो केवल देश के अंदर मौजूद आतंकियों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मौजूद उन सभी लोगों के लिए है जिनके दिमाग में कभी भारत को नुकसान पहुंचाने की बात भी आती हो। उनका बयान बिल्कुल सीधा, बिल्कुल साफ और बिल्कुल चेतावनी जैसा है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा पनिशमेंट देंगे कि दुनिया में कोई भी दोबारा भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। और दोस्तों, जब किसी देश का गृह मंत्री इतनी सख्त भाषा में बातें करता है तो उसका असर सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। अब इसी सख्ती के तहत डॉक्टर उमर नबी भट्ट के घर को उड़ाया गया। ये केवल बदले की कार्यवाही नहीं है, ये केवल रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये एक संदेश है, एक मैसेज आतंकियों को, एक मैसेज उन संगठनों को, एक मैसेज दुनिया भर में बैठे उन नेटवर्क को जो ये सोचते हैं कि भारत चुपचाप सब सहता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जरूरी ये है कि हम समझें, क्या ये सब कानूनी है? क्या इसके पीछे कोई लीगल प्रोविजन है? क्योंकि आने वाले समय में सोशल मीडिया, टीवी मीडिया और विपक्ष से बहुत सारे सवाल उठेंगे कि कैसे सरकार ने किसी का पुश्तैनी घर उड़ा दिया। क्या ये सही है? क्या ये कानून का पालन करता है? क्या इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? तो आइए दोस्तों, बड़े आसान तरीके से आम भाषा में समझते हैं ये सब कैसे होता है, क्यों होता है और किस कानूनी आधार पर होता है। सबसे पहले बात करते हैं UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 की। ये वही कानून है जिसके तहत आतंकवाद से संबंधित हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गतिविधि को परिभाषित किया गया है। UAPA का सेक्शन 18 ये साफ कहता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी का उपयोग आतंक गतिविधियों के लिए किया गया है या किसी प्रॉपर्टी का किसी भी तरह से आतंक फंडिंग या प्लानिंग से संबंध पाया गया है तो सरकार उस प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है, अटैच कर सकती है और जरूरत पड़ने पर उसे फॉरफिट भी कर सकती है। डॉक्टर उमर नबी भट्ट के मामले में ये पाया गया कि उसका घर सिर्फ रहने की जगह नहीं था, बल्कि वहीं से वो अपने आतंक संगठनों से जुड़ा हुआ था। वहीं से जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल से उसकी बातचीत होती थी, वहीं से वो एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए संपर्क में रहता था। घर सिर्फ घर नहीं था, आतंकी गतिविधियों का एक छोटा सा हब था। लेकिन सवाल है, सीज करना या फॉरफिट करना एक बात है, घर उड़ाना तो बिल्कुल अलग चीज है। तो क्या ये कानूनी है? क्या पुलिस या सुरक्षा बल किसी घर को उड़ा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसका आधार है AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। इसके सेक्शन 4C में एक स्पष्ट प्रावधान है जिसमें बताया गया है कि अगर किसी भवन से सुरक्षा बलों पर हमला होने की संभावना है, अगर वहां हथियारों का स्टोर है, अगर वहां IED या किसी विस्फोटक का खतरा है या अगर वो जगह संभावित रूप से एक टेरर हॉटस्पॉट है तो सुरक्षा बल उसे कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के माध्यम से नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, डॉक्टर उमर नबी के बारे में ये सामने आया है कि वो 3000 किलो से ज्यादा IED बनाने वाले मटेरियल से जुड़ा हुआ था। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब किसी आतंकवादी के पास मिले तो ये मान लेना कि उसके घर में भी विस्फोटक हो सकता है कोई अजीब बात नहीं है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से ये आवश्यक माना जाता है। अब सोचिए, क्या पुलिस अपने जवानों को ऐसे घर में बिना तैयारी भेज दे? बहुत बार हमारे बहादुर जवान शहीद हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी आतंकी के घर या ठिकाने में छुपा हुआ बम अचानक फट गया। इसलिए अब सुरक्षा एजेंसियां पहले जोखिम नहीं लेती, अब वे कंट्रोल डिमोलिशन करती हैं। डॉक्टर उमर नबी भट्ट के घर को उड़ाना इसी वजह से की गई कार्रवाई थी। लेकिन इस सब के बीच राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ सरकार का कहना है कि जो लोग आतंक में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
तो दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती जैसे नेता बयान दे रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट के संदिग्धों के परिवार को अपराधियों जैसा बर्ताव न मिले। इसके अतिरिक्त कुछ पत्रकार और एक्टिविस्ट भी सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि पूछताछ कंपैशन और केयर से की जाए। अब सवाल यह है कि क्या आतंकियों से पूछताछ दया और करुणा के साथ की जा सकती है? क्या पुलिस पूछताछ इस तरह होती है, ओ प्रिय मुजम्मिल, क्या तुम परेशान हो? क्या तुम अपने साथी की मौत से दुखी हो? क्या तुम्हें कैरामल माकियाटो चाहिए? क्या उसके बाद तुम हमें सच बता दोगे? सोचिए, क्या यह संभव है? क्या कोई देश ऐसे आतंकियों से बर्ताव करेगा जिन्होंने देश की राजधानी में सैकड़ों निर्दोषों को मारने की योजना बनाई हो? तो दोस्तों, ये बहस हमेशा चलती रहेगी, लेकिन सच्चाई यही है कि कानून साफ कहता है, अगर कोई प्रॉपर्टी आतंक का केंद्र है, अगर वो विस्फोटक से भरी हो सकती है, अगर वहां से सुरक्षा बलों पर खतरा है, तो उसे नष्ट किया जा सकता है। इस मामले में डीएनए मैचिंग से ये कंफर्म किया गया कि धमाके वाली गाड़ी में जो अवशेष मिले थे वो उमर नबी भट्ट का ही था। उसके बाद जैसा कि प्रोटोकॉल कहता है, रात के समय सुरक्षा बलों ने एक कंट्रोल्ड ऑपरेशन में उसके घर को उड़ाया। घर 2 मंजिला था और बहुत ही प्लान्ड तरीके से उसे ब्लास्ट किया गया ताकि आसपास के घरों को नुकसान ना पहुंचे।